मायागंज के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल नंबर 4 अपनी पुरानी दीवारों और सीलन भरी गंध के लिए मशहूर था। लेकिन उस हॉस्टल के अंत में स्थित कमरा नंबर 309 के बारे में कुछ ऐसी बातें थीं जो नए छात्रों को डराने के लिए काफ़ी थीं। बाहर चिलचिलाती धूप थी, लेकिन गलियारे में अंधेरा और सन्नाटा था। भाई, यहाँ की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। देख, कैसे जाले लटके हैं। समीर ने कहा, ये सरकारी हॉस्टल है भाई, कोई 5 स्टार होटल नहीं। जाले तो मिलेंगे ही। चल वार्डन से चाबी लेते हैं। वार्डन के ऑफिस में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने एक भारी जंग लगी चाबी मेज पर रखी। चाबी के टैग पर लिखा था 309। साहब, क्या कोई और कमरा खाली नहीं है? 309 ही क्यों? क्यों काका, क्या दिक्कत है उस कमरे में? रात को अगर पायल की आवाज़ आए या दीवारें गीली होने लगे तो बाहर मत निकलना। कमरा तीसरी मंजिल के सबसे आखिरी कोने में था। दरवाज़ा खोलते ही धूल का एक गुबार उड़ा। अजीब बात यह थी कि कमरे की एक दीवार पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, जो देखने में सूखे खून जैसे लग रहे थे। भाई, ये जाम है और देख, इस पर बार से कीलें टुकी हुई हैं। छोड़ ना यार, थके हुए हैं, सो जाते हैं। काका की बातें हमें बस डराने के लिए थीं। रात के करीब 2 बजे बज रहे थे। समीर गहरी नींद में था, लेकिन आर्यन की नींद अचानक टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास बहुत धीरे से सांस ले रहा है, मेरी जगह वापस जाओ। आर्यन झटके से उठ बैठा। कमरा बिल्कुल शांत था, पर तभी उसे एहसास हुआ कि छत से कुछ टपक रहा है। ऊपर देखा, छत से पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। समीर, उठ। समीर हड़बड़ा कर उठा। आर्यन, यह क्या है? इसमें से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही है। तभी कमरे की अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धीरे से खुला। अगली सुबह उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। तभी राघव, जो उनका सीनियर था, उनके पास आकर बैठा। 309 में रात कैसी रही? राघव भाई, वहाँ कुछ है। कल रात जो हुआ, वह कोई वहम नहीं था। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन 10 साल पहले उस कमरे में एक छात्रा रहती थी, माया। वह बहुत होनहार थी, लेकिन कुछ लड़कों ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसने उसी अलमारी के अंदर खुद को बंद कर लिया और आग लगा ली। कहते हैं कि मरते वक्त उसने चिल्लाकर कहा था कि इस कमरे में जो भी सोएगा, वह कभी जाग नहीं पाएगा। तो काका सही कह रहे थे। प्रशासन ने इसे दबा दिया, लेकिन उस कमरे की दीवारें आज भी माया की चीखों को सोखती हैं। वह लाल धब्बे पेंट नहीं है, वह माया का गुस्सा है। आर्यन और समीर ने तय किया कि वह आज रात कमरा खाली कर देंगे। लेकिन शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और पूरे हॉस्टल की बिजली गुल हो गई। वह अपना सामान समेट ही रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। आर्यन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। तभी कमरे के कोने से एक घुंघरू की आवाज़ आई। अंधेरे में उन्हें एक आकृति दिखाई दी। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे। बस 2 खाली काले गड्ढे थे। तुमने मेरा दरवाज़ा क्यों खोला? हमें माफ़ कर दो माया, हम यहाँ से चले जाएंगे। माया की रूह अचानक जोर से चीखी, जिससे कमरे की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। कोई नहीं जाता यहाँ से, अब तुम भी मेरे साथ इस अंधेरे में रहोगे। आर्यन को याद आया कि काका ने कहा था, दीवारें गीली होने लगे तो बाहर मत निकलना। उसने देखा कि दीवार से काला खून बह रहा था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली। जैसे ही आर्यन ने माचिस की तीली जलाई, माया की रूह पीछे हटी। उसे आग से डर था। आर्यन ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। आग की रोशनी में माया की ताकत कम पड़ गई और दरवाज़ा खुल गया। वह दोनों कॉरिडोर में भागे। पीछे से पूरा कमरा नंबर 309 आग की लपटों में घिरा हुआ था और उन लपटों के बीच माया की डरावनी हंसी गूंज रही थी। आर्यन और समीर हॉस्टल से भागकर अपने घर पहुंच तो गए थे, लेकिन शांति उनसे कोसों दूर थी। आर्यन को लगा था कि आग ने सब कुछ खत्म कर दिया होगा, पर वह गलत था। एक हफ्ते बाद आर्यन के घर के मुख्य दरवाजे पर एक पार्सल आया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक नंबर लिखा था, 309। समीर, जो आर्यन के घर पर ही रुका हुआ था, पार्सल देखकर कांपने लगा। आर्यन ने कांपते हाथों से पैकेट खोला। अंदर वही पुरानी जंग लगी चाबी थी जिसे उन्होंने वार्डन को लौटा दिया था। चाबी के साथ एक छोटा सा नोट था जिस पर खून जैसी स्याही से लिखा था, आधा जला हुआ हिस्सा और भी ज़्यादा दर्द देता है। उसी रात आर्यन के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से भारी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। साहब, आपने उसे और गुस्सा दिला दिया। काका, आप कहाँ हैं? हम तो वहाँ से भाग आए थे। वह कमरा सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, वह उसकी यादों का पिंजरा है।
आग लगाकर आपने उसे उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया है। अब वह किसी कमरे में कैद नहीं है, वह अब दोनों के साए में है। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो वापस आना होगा। उसकी अस्थियां वह आज भी उस अलमारी के गुप्त खाने में हैं। आर्यन और समीर को समझ आ गया कि जब तक वे उस अधूरे काम को पूरा नहीं करते, माया उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब वह दोबारा मायागंज हॉस्टल पहुंचे तो नज़ारा बदल चुका था। कॉलेज प्रशासन ने उस पूरी मंजिल को सील कर दिया था। चारों तरफ खतरे के बोर्ड लगे थे। हवा में आज भी जलने की बू आ रही थी। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर चढ़े, समीर को गलियारे के अंत में कोई खड़ा दिखाई दिया। वह राघव था। राघव धीरे से मुड़ा और आंखों की जगह सिर्फ सफ़ेद पत्थर जैसी पुतलियां थीं। वह बोला नहीं, बस उसने अपनी उंगली से कमरे नंबर 309 की तरफ इशारा किया। अचानक राघव का शरीर धुएं में बदल गया और वह गायब हो गया। वो केवल एक चेतावनी थी। कमरा नंबर 309 अब राख का ढेर था, लेकिन वो काली अलमारी जो जल जानी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी जैसी पहले दिन थी। अचानक अलमारी का एक गुप्त दराज खुला। अंदर एक छोटी सी मटकी और एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पलटने पर पता चला कि माया ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे उस अलमारी में बंद करके जिंदा जलाया गया था और वार्डन इसमें शामिल था। तभी कमरे का तापमान जमा देने वाली हद तक गिर गया। माया की रूह उनके सामने प्रकट हुई। माया की रूह रुकी। उसकी भयानक शक्ल धीरे धीरे एक मासूम लड़की के चेहरे में बदलने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। दरअसल माया एक छोटे से गांव की प्रतिभाशाली लड़की, आंखों में बड़े सपने लिए मायागंज इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची। उसे कमरा नंबर 309 अलॉट किया गया था। उस वक्त वह कमरा नया था। आज मेरा पहला दिन है। माँ बहुत रो रही थी, पर पापा ने कहा है कि मैं एक दिन बड़ी इंजीनियर बनूंगी। ये कमरा बहुत शांत है, मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लगेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि हॉस्टल के उसी गलियारे में कुछ शिकारी घूम रहे थे। उस समय कॉलेज में विक्रांत नाम का एक सीनियर था जिसका रसूख पूरे कैंपस में था। वार्डन खन्ना उसका रिश्तेदार था, इसलिए विक्रांत को कोई रोकने वाला नहीं था। एक शाम जब माया लाइब्रेरी से लौट रही थी, विक्रांत उसे रोक लिया। अगले कुछ महीनों तक उसने माया का जीना दुभर कर दिया। वार्डन खन्ना से शिकायत करने पर उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा ये तो कॉलेज का हिस्सा है, थोड़ा एडजस्ट करो। जी सर, माया ने हिम्मत जुटाकर मना कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रांत के अहंकार को एक गांव की लड़की से मिलाना बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले कुछ महीनों तक उसने माया का जीना दुभर कर दिया। वार्डन खन्ना से शिकायत करने पर उसने सिर्फ इतना कहा, रोज की हरकतों से माया टूट रही थी। वह मुझे सोने नहीं देते, रात भर मेरे दरवाजे पर लाते मारते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं वे अंदर ना जाएं। वार्डन भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली रात थी। कॉलेज में फेयरवेल पार्टी चल रही थी, लेकिन माया अपने कमरे में पढ़ रही थी। अचानक बिजली गुल हो गई। तभी उसके कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला गया। विक्रांत और उसके दोस्त शराब के नशे में धुत थे। माया चिल्लाई, लेकिन तेज संगीत के शोर में उसकी आवाज़ दब गई और उन्होंने अलमारी को बाहर से ताला लगा दिया। वार्डन खन्ना वहां पहुंचा। उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और अलार्म तब बजाया जब माया की आवाज़ आनी बंद हो गई। कुछ ही देर में पुलिस आई। उसी रात जब वार्डन खन्ना अपने केबिन में बैठा केस फाइल बंद कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। खन्ना डर के मारे भागा, लेकिन गलियारे में उसे माया की परछाई दिखी। उस रात के बाद खन्ना पागल हो गया। यही वह इतिहास था जिसे आर्यन और समीर ने 10 साल बाद खोदा था। अब समझ आया, माया की रूह शांत नहीं है, क्योंकि उसकी डायरी और उसकी अस्थियां जो वार्डन ने उसे अलमारी के नीचे छुपा दी थी ताकि सबूत खत्म हो जाए, उसे इस दुनिया से बांधे हुए हैं अभी भी। आर्यन ने तुरंत गंगाजल जो वह अपने साथ लाया था उस मटकी पर छिड़का और गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। माया की रूह ने आखिरी बार आर्यन की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक शांति थी। धन्यवाद, एक मन सी आवाज गूंजी और रोशनी के साथ रूह गायब हो गई। अगले दिन आर्यन ने वह डायरी पुलिस को सौंप दी। वार्डन और उन पूर्व छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया जो उस घटना में शामिल थे। हॉस्टल नंबर 4 को गिरा दिया गया और वहां एक छोटा सा मंदिर और बगीचा बना दिया गया।